ओके। सो मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें एक यूएस का फास्ट फूड बिजनेस, उसकी बुक कीपिंग, उसकी अकाउंटिंग, उसकी टैक्सेशन, उसका सेल्स टैक्स, वो सारा हैंडल करेंगे ए टू जी इन क्विक बुक्स ऑनलाइन। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल सिंपल लेवल से लेके चलूँगा कि हर चीज़ कवर हो जाए। उसमें कुछ चीज़ें बोरिंग भी हो सकती हैं, बट आई विल ट्राई कि हर चीज़ सिंपल लेवल से जाएं ताकि हर चीज़ कवर हो जाए। अच्छा, क्यूबीओ क्विक बुक्स ऑनलाइन, इट मीन्स के दो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होंगे। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है क्विक बुक्स। इसमें हम डिफरेंट बिजनेसेस की, एक बेसिक बिजनेस, किसी भी बेसिक बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। बेसिक बिजनेस के खाते वगैरह बनाते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स कीपिंग करते हैं, दैट्स इट। उस सिंपल टर्म्स में उसको फिर कम्प्लेक्स करते जाते हैं तो वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अच्छा, अब क्विक बुक्स दो तरह के हो सकते हैं। क्विक बुक्स डेस्कटॉप हो सकता है, क्विक बुक्स ऑनलाइन हो सकता है। क्विक बुक्स ऑनलाइन का मतलब है कि हम डायरेक्टली गूगल पे जाके एक क्विक बुक्स ऑनलाइन का अकाउंट बनाएंगे, उसमें साइन इन करेंगे, हमारे पास आईडी पासवर्ड होगा। हमारे पास भी, हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लाइंट यूएस बैठ के भी एक्सेस कर सकता है, या क्लाइंट कनाडा बैठ के भी, यूके बैठ के भी एक्सेस कर सकता है। क्योंकि डेस्कटॉप का मतलब है वो हमारे डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप में ही डाउनलोडेड होगा और वो हम सिर्फ यहीं पे बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी फिर आगे वेज हैं कि आप एक सर्वर क्रिएट करते हो। सर्वर का मतलब है कि क्लाउड बेस्ड लैपटॉप, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर क्रिएट करते हो। उस पे आप वो क्यूबी डेस्कटॉप की फाइल रखते हो। क्यूबी डेस्कटॉप फिर उस तरीके से आप डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में उसको एक्सेस कर सकते हो। क्यूबी ऑनलाइन में भी डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं। मतलब क्लाइंट ने परचेज किया है यूएस में क्यूबी ऑनलाइन, इसकी सब्सक्रिप्शन होती है मंथली, उसने परचेज किया और उसने हमें एज अ अकाउंटेंट ऐड किया है। अब दो यूजर्स हो गए, एक वो खुद यूजर है एडमिन यूजर, और एक उसने हमें यूजर ऐड किया अकाउंटेंट। तो इस तरीके से डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं, 10 यूजर हो सकते हैं, 15 यूजर्स हो सकते हैं। वो यूजर्स के हिसाब से सब्सक्रिप्शन भी होती है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब इस क्यूबियो सीरीज में एक फास्ट फूड बिजनेस की जो फ्रेंचाइज है उसकी बुक कीपिंग देनी है क्यूबियो में। उसमें ऑब्वियसली कोई थ्योरी नहीं होगी, सारा कुछ सेटअप करेंगे, सारा कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे क्या सीन है। क्यूबी क्यूबियो यूएस वर्जन हम यूज करेंगे। क्यूबियो को डिफरेंट वर्जन हैं, उसके मेन जो डाटा सेंटर है वो यूएस में है, क्योंकि यूएस की कंपनी इंटुइट उस वो इसको ओन करती है। लेकिन उन्होंने हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसके डिफरेंट वर्जन्स बनाए हैं। यूके का डिफरेंट वर्जन है, कनाडा का डिफरेंट वर्जन है। कनाडा में कुछ चीज़ें होती हैं क्यूबीओ में जो यूएस में नहीं होती, यूएस में कुछ चीज़ें होती हैं जो कनाडा में नहीं होती। एक ग्लोबल वर्जन है इनका, हम यूएस वर्जन को फिलहाल यूज़ करेंगे फॉर स्पेसिफिकली यूएस की फास्ट फूड बिजनेस की बुक कीपिंग करने के लिए। उसमें पेरोल्स को देखना, सेल्स टैक्स को देखना, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग में हमने पेरोल्स प्रोसेस करने होते हैं, पेरोल्स की एंट्रीज करनी होती हैं। सेल्स टैक्स को देखना होता है। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी चीज़ बेचते हैं, उस पर सेल्स टैक्स लगता है। अब सेल्स टैक्स पाकिस्तान में थोड़ा सिंपल है, सूबे 4 हैं और हर सूबे का इतना कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यूएस में हर सिटी, हर काउंटी, हर स्टेट, हर जगह का अपना डिफरेंट रूल है। हर जगह के अपने डिफरेंट रेट्स हैं सेल्स टैक्स के। वो सेटअप करना, उसको देखना, उसको एक शेड्यूल बनाना कि सिटी का ये रेट है, फेडरल लेवल का ये रेट है, स्टेट लेवल का ये रेट है, वो उसको देखना वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। वो सारा भी हम क्विक बुक्स में देखेंगे। फिर इसमें डिफरेंट तरह की सेल्स हो सकती हैं। क्रेडिट सेल्स हो सकती हैं, कैश सेल्स हो सकती हैं, कैश ऑन डिलीवरी सेल्स हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी सेल्स हो सकती हैं, कमीशन बेस्ड सेल्स बोलते हैं उन्हें, कि हमारा स्टॉक हमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास रखवाया है, वहीं से सेल हो गया। अब उस चीज़ को कैसे टैकल करें क्विक बुक्स में, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर स्टॉक्स एडजस्टमेंट। स्टॉक्स एडजस्टमेंट बेसिकली, अब पीओएस सिस्टम्स होते हैं फास्ट फूड का। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी कोई किराना स्टोर है, कोई शॉप है, उसने डिफरेंट सिस्टम्स रखे होते हैं। अक्सर देखा होगा कि बारकोड स्कैन करते हैं वो, तो प्रोडक्ट उनकी उस पीओएस सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट, एक क्वांटिटी उन्होंने 50 रुपए की खरीदी है, वो एक एक दफ़ा उसको स्कैन करेंगे तो वो आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगी आपके सिस्टम में कि ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए आपके 50 रुपए की खरीदी है और एक क्वांटिटी आपके पास सिस्टम में ऐड हो गई है। अब वो कल को 20 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके
सॉरी 20 रुपीज़ मार्जिन ऐड करके 70 रुपीज़ में उसको सेल करता है, तो वो उसी बारकोड को दोबारा स्कैन करेगा और सेल्स रेसिप्ट जनरेट करेगा, और वो 70 रुपीज़ की सेल्स हो जाएगी और उसका स्टॉक एक क्वांटिटी से कम हो जाएगा। मतलब एक क्वांटिटी आई 50 रुपीज़ की, एक क्वांटिटी गई 70 रुपीज़ की, अब ये दरमियान में 20 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है, जीपी मार्जिन। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है ये पीओएस सिस्टम में हो रहा है। अब पीओएस सिस्टम डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है क्विक बुक्स ऑनलाइन के साथ, या फिर पीओएस सिस्टम से रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती हैं। रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स, पेमेंट रिपोर्ट्स के स्टॉक रिपोर्ट्स। अब ये स्टॉक्स खरीदे थे, ये इतने स्टॉक्स बिक गए हैं, इतने स्टॉक हमारे पास पड़े हुए हैं। अब ये जो स्टॉक होता है इसकी भी मंथली रिकंसिलेशन, क्वार्टरली रिकंसिलेशन होती है कि फ्रॉड का मसला होता है, कोई स्टील हो गया, कोई चोरी हो गई हैं चीज़ें, या कोई चीज़ें ख़राब हो गई हैं, कोई एक्सपायरी आ गई है। अब वो चीज़ें हमने स्टॉक से निकालनी है। स्टॉक्स की भी फिर आगे एनआरवी एनालिसिस होती है, वो थोड़ी सी अकाउंटिंग वाली साइड पे चला जाता है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे कि एनआरवी एनालिसिस क्या होता है। कि अगर एक मेरा स्टॉक मेरे पास पड़ा है 50 रुपए का है, हम हमेशा अपना जो स्टॉक है उसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी रिकॉर्ड करते हैं। एनआरवी का मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको सिंपल टर्म्स में इस तरीके से समझें कि मेरा स्टॉक कितने का बिक सकता है। एक स्टॉक में 50 रुपए का लाया हूँ एक प्रोडक्ट, और वो अब 40 रुपए का बिक सकता है, मार्केट में रेट उसका गिर गया, तो मैं उसको 50 रुपए का रिकॉर्ड नहीं रखूंगा अपने बुक्स में, मैं उसको 40 रुपए का रिकॉर्ड रखूंगा। फिर 40 रुपए पे मैं उसका प्रॉफिट मार्जिन या लॉस जो भी होगा वो रिकॉर्ड करूंगा। इसको बोलते हैं एनआरवी, एनालिसिस ऑफ स्टॉक। ये सारा कुछ होता है। फिर उसके बाद स्टॉक रिकंसिलेशन होती है कि मेरे पास 100 पीसेस पड़े थे, 100 पीसेस आए हैं, 90 पीसेस सेल हो गए हैं, तो 10 पीसेस पड़े होने चाहिए। अब 10 पीसेस अगर मेरे बुक्स में शो नहीं हो रहे, बुक्स में शो हो रहे हैं या फिर फिजिकली शो नहीं हो रहे, तो आपस में रिकंसिलेशन का मसला है। आपस में कोई मसला हो गया या वहां से कोई मिसिंग है आइटम्स। अगर बुक्स में शो कम हो रहे हैं तो यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है एंट्री पास करते हुए, तो फिर उसकी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एडजस्टमेंट्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर कोई हमने चीज़ें खरीदी हुई हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, कोई मशीनरी है हमारे पास, कोई गाड़ी है, डिलीवरी व्हीकल है, उन सारी चीज़ों की कॉस्ट और उन सारी चीज़ों का जो डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस होता है। डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस बेसिकली होता है कि एक इक्विपमेंट को, एक अ, किसी भी एसेट को यूज करने में एक अलाउएबल एक्सपेंस होता है किसी भी कंट्री के टैक्स अथॉरिटी की तरफ से। पाकिस्तान में भी आईआरएस की तरफ से है, आईआरएस की तरफ से, एफबीआर की तरफ से। यूएस में आईआरएस की तरफ से है, कनाडा सीआरए की तरफ से है, यूके में एचएमआरसी की तरफ से है। उन्होंने हर एसेट क्लास को एक डिफरेंट क्लासेस में बाइफरकेट किया हुआ है कि कार की ये क्लास है, कार पे 20% डेप्रिसिएशन लेट से अलाउड है, कंप्यूटर पे 10% डेप्रिसिएशन अलाउड है। अब 10% डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि हर साल मेरी जो कार की वैल्यू है 10% डेप्रिशिएट होती जाएगी, और मैं वो 10% जो है वो अपनी बुक्स में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, अभी नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं है, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। उसके बाद हम, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर कर रहे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर कर रहे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर कर रहे होते हैं। बेसिकली इन सारी चीज़ों का पर्पस क्या है? ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं इसका पर्पस है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, हम बिजनेस ओनर को बता सकें कि आपका बिजनेस एक्चुअली परफॉर्म क्या कर रहा है। उसमें फिर डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, उसमें प्रॉफिट लॉस आ सकता है, उसमें बैलेंस शीट आ जाती है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। फिलहाल हम इन तीन चीज़ों को ही देखेंगे, टोटल 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब प्रॉफिट लॉस में बेसिकली क्या होता है कि सिंपल इसको समझें तो आपके बिजनेस ने कितना रेवेन्यू अर्न किया वो सबसे टॉप पे, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने डायरेक्ट कितना खर्चा किया। मतलब मैं एक चेयर 50 रुपए की खरीद के लाया हूँ, ये मेरा डायरेक्ट खर्चा है उसको, चेयर को खरीदने का। अब मैं चेयर्स बेचता हूँ, अब चेयर मैंने बेची है 70 रुपए की, अब ये 20 रुपया मेरा डायरेक्ट प्रॉफिट है। अभी मैंने इस चीज में कोई ऐसी चीज शामिल नहीं की कि मैं उसको चेयर को लेके आया हूँ, उस चेयर को रखा है, एक जगह पे रखा है, उस रखने की कॉस्ट, उसको लाने की कॉस्ट, उस जिस जगह पे रखा है उसका रेंट दे रहा हूँ, उसको फिर बेचने की कॉस्ट, कोई सेलिंग पर्सन हायर किया हुआ है उसकी सैलरी। अभी मैंने वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं की, वो इनडायरेक्ट चीजें हैं।
लेकिन जो उसकी प्रॉपर डायरेक्ट कॉस्ट है वो है उसकी परचेज की कॉस्ट, कि मैंने वो 50 रुपए की खरीदी थी। अब वो डायरेक्ट कॉस्ट चेंज वेरी हो सकती हैं डिफरेंट प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग की और डायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं, ट्रेडिंग की और डायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं। मतलब हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया 70 रुपए, हमारी परचेज कॉस्ट आ गई, इसको अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, 100 रुपीज, 100 रुपीज की हमने चेयर बेची है, वो मैंने 70 रुपए की खरीदी थी। अब मेरा 100 - 70 30 रुपए प्रॉफिट आया, इसको बोलते हैं हम जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये थोड़ा सा बेसिक मैं चीजें बता रहा हूँ ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे आगे जाके। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया हमारा रेवेन्यू। इसको बोलते हैं कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम ही बता रहा है कि जो चीजें हमने बेची हैं उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारे पास जीपी आ गया। इसमें से हम माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं ओपेक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओपेक्स दो चीजों से मिलके बना है, ऑपरेटिंग एंड एक्सपेंसेस। अब ओपेक्स में डिफरेंट चीजें आ सकती हैं, यूटिलिटीज आ सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ सकती है, रेंटल आ सकता है, एडवर्टीजमेंट आ सकती है। मैंने इस चेयर को बेचने के लिए मैंने कोई ऐड चलाई है, वो एडवर्टीजमेंट, इसमें सारी सारी चीजें आ जाएंगी। लेट से वो सारा कुछ मिला मिलू के मेरा 10 रुपए का खर्चा हुआ है, तो 30 - 10, इसको बोलते हैं हम नेट पी, एनपी, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इस पे टैक्स लगता है, लेट से टैक्स का रेट है 20%। इनकम टैक्स है ये सेल्स टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स। अब इस पे लगा 20%, 4 रुपीज। अब ये इसको बोलते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट नेट प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये जो अब आएगा इसको बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 20 में से 4। अब ये प्रॉफिट है बिजनेस का, मतलब उन लोगों का जो बिजनेस चला रहे हैं। अब इसमें से क्या होता है कि इसमें से जनरली एक स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस कुछ सर्टेन परसेंटेज रखते हैं कि इतना परसेंट हमने बिजनेस में ही रहने देना है। उस चीज को बोलते हैं रिटेन अर्निंग, कि ये पैसे हमने बिजनेस में ही रहने दिए, रिटेन कर लिए हैं। अर्निंग हमने कमाई थी, हमने बिजनेस में ही उस चीज को रहने दिए हैं पैसे, वो रिटेन अर्निंग है। और जो हमने कुछ अपने लिए निकालने हैं, लेट से इसमें से उन्होंने सोचा कि 10 रुपए हम निकाल लेते हैं और 6 रुपए हम बिजनेस में ही रहने देते हैं। अब ये जो 6 रुपए होगा ये रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। ये जो 10 रुपए निकालेंगे इस चीज को बोलते हैं डिविडेंड, कि उन्होंने अपने बिजनेस में से प्रॉफिट कमाया और उसमें से अपना 10 रुपए डिविडेंड निकाल लिया। अब 10 रुपए डिफरेंट ओनर्स को जा सकता है, एक ओनर हो सकता है, दो ओनर हो सकते हैं, 10 ओनर हो सकते हैं, 1000 ओनर हो सकते हैं। ये उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली उनके इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के हिसाब से। ये एक अलग बहस है, ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये होगी प्रॉफिट लॉस। अभी मैं बहुत आगे चला गया हूँ, लेकिन ये सारी चीजें शुरू में ओवरव्यू हो जाए कि करना क्या, हमने कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजें समझ आ जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को एक सिंपल से टर्म्स में समझें तो एसेट्स हमारे पास है क्या और हमने किसी का उधार देना क्या है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। इसमें बेसिकली तीन चीजें आती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज। अब ये इक्विटी सारी वो चीजें हैं जिसमें ओनर ने अपने पैसे लगाए थे, शुरू में पैसे लगाए थे बिजनेस रन करने के लिए। और इसमें सारी वो चीजें आएंगी जो हर साल हम वो 6 रुपए बचा के नहीं रखते जा रहे बिजनेस का, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, रिटेन अर्निंग, वो आ रही, उसको बोलते हैं आ रही रिटेन अर्निंग, वो सारा कुछ आता जाएगा। और यहाँ पे वो डिविडेंड्स भी आते जाएंगे जो बिजनेस ओनर्स निकालते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे तीन मेन चीजें आती जाएंगी। एक, ओनर ने शुरू में पैसे डाले, प्रॉफिट से अर्न बिजनेस कमाया, प्रॉफिट कमाया, वो यहाँ पे आ रहा है। और उसमें से कुछ निकाल लिया, वो नेगेटिव में यहाँ पे आ रहा है। 3 से 4 चीजें मेनली आती हैं, फिलहाल इसको ऐसे समझते हैं। लाइबिलिटीज में 3 से 4 चीजें आ सकती हैं कि हमने किसी से लोन लिया हुआ है, वो लोन के पैसे वापस करने हैं। कुछ चीजें हमने उधार पे ली हुई हैं, अकाउंट्स पे वो होता है कि हमने 50 रुपए की चेयर उधार पे ले ली है, अब वो हमने 50 रुपए उसको देने हैं बाद में। अभी दिए नहीं है, वो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल में आ रहा होगा। अभी ये सिर्फ दो ही चीजें देखते हैं लाइबिलिटीज में, मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, शेयर होल्डर लोन्स वगैरह हो सकते हैं, वो डिटेल है, वो बाद में देखते हैं।
अच्छा, अब एसेट्स एसेट्स में क्या चीजें आ सकती हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल आ सकते हैं सबसे पहले। तो एसेट्स में हमारा बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस, कि हमारे पास बैंक में जो पड़े हैं पैसे कितने पड़े हैं, बिजनेस बैंक का बैलेंस, वो यहाँ पे आ रहा होगा। अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहे होंगे, हमने कोई चीजें उधार पे बेच दी हैं, हमने ये 50 रुपए की चीज उधार पे खरीदी थी यहाँ पे, और हमने वो 100 रुपए की उधार पे बेच दी आगे। अब 100 रुपए हमने लेना है, 50 रुपए हमने देने हैं। 50 रुपए जो हमने देने हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे, 100 रुपया जो हमने लेना है वो यहाँ पे आ रहा होगा अकाउंट्स रिसीवेबल में। अब ये बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आ सकती हैं। अच्छा, इसमें अ, और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि एसेट्स। एसेट्स मतलब जो जितनी भी कार, डिलीवरी व्हीकल्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, वो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा कि ये मेरे एसेट्स हैं, इनको मैं कल को बेच सकता हूँ। सिंपल, जिन जिन चीजों से मुझे कल को पैसे आने हैं वो यहाँ पे आएंगे, जिन जिन चीजों पे कल को मैंने पैसे देने हैं वो लाइबिलिटीज में आएंगे। और ये मेरी ओवरऑल इक्विटी है बिजनेस की, कि ये मेरा ओवरऑल एसेट है, ओवरऑल इसको एक समझ लें कि सरमाया है, नेटवर्थ है, नेटवर्थ इक्विटी है। तो बैलेंस शीट की एक स्टेट इसको वो भी होती है, इक्वेशन भी होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, लेकिन लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, बट वो ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अच्छा, इसको फिलहाल छोड़ें। अच्छा, ये होगी बैलेंस शीट। तीसरी होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि हमें ये एक्चुअल कैश बताता है। प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट हम एक्रूअल्स पे भी चला सकते हैं। एक्रूअल्स क्या होते हैं कि हमने अभी कोई रेंट एक्सपेंस इनकर कर लिया, रेंट हमने फर्स्ट तारीख को, हर हर महीने की फर्स्ट तारीख को वो रेंट हमारे पे एप्लीकेबल हो गया कि हमने देना ही देना है, वो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं उस टाइम पे। टाइमिंग डिफरेंस होता है, वो हो सकता है हम 2 महीने तक रेंट ना दें, 3 महीने तक रेंट ना दें, 4 महीने तक रेंट ना दें, लेकिन वो एक्सपेंस फेब्रवरी का था, मतलब रेंट मेरा फेब्रवरी में पे होना था, वो मेरा रेंट एक्सपेंस जो है ना, रेंट की एक्सपेंसेस की और इनकम्स की टाइमिंग बहुत मैटर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। मतलब हमने एक एक्सपेंस फेब्रवरी में इनकर करना था, वो फेब्रवरी में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। उसकी पेमेंट बेशक मैंने जाके मार्च में की है, दिसंबर में की है, अगले साल जनवरी में की है, वो पेएबल रिकॉर्ड होता रहेगा, वो मेरी बैलेंस शीट में पेएबल आता रहेगा, लेकिन मेरा एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में ओपेक्स में शो होता रहेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। लेकिन जो कैश फ्लो है ना, ये एक्चुअल कैश बताता है कि मेरे पास इस क्वार्टर में या इस महीने इतना कैश रेवेन्यू से आया है, इतना सेल से आया है, इतना मेरे एक्सपेंसेस से कैश गया है, और इतना मैंने निकाला है डिविडेंड से ओनर ने, इतना मेरे पास बाकी बचा हुआ है बैंक में। ये मेरे पास कैश की सूरत हाल बता देता है हर चीज में, बैंक्स में, कैश में, लोन्स के हमने कोई पैसे वापस किए हैं, वो सारा कुछ कैश में, जो कैश में चीजें हो रही होती हैं बेसिकली मोटा मोटा, वो यहाँ पे पता चल जाता है। अच्छा, ये 3 स्टेटमेंट्स होगी। अब ये 3 स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स होते हैं, हमने मंथली भी निकाल के दे सकते हैं क्लाइंट्स को, क्वार्टरली भी निकाल के दे सकते हैं, और ईयरली भी निकाल के दे सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स चाहते हैं कि हमें मंथली पता लगता रहे हमारा बिजनेस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें मंथली पता चलता रहे हमारे एसेट्स कौन कौन से पड़े हुए हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हमने किस किस से पैसे लेने हैं, अकाउंट्स पेबल हमने किस किस को पैसे देने हैं, हमें मंथली पता चलता रहे कि हमारी सेल्स कितनी हो रही है, किस चीज़ का एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, किस चीज़ का एक्सपेंस हमारा कम हो रहा है, ताकि हम उस चीज़ को कंट्रोल करें। लेट से हमारा एक मंथ रेंट का एक्सपेंस बहुत बढ़ गया, हमारी इतनी सेल्स ही नहीं है कि हम इतना रेंट का एक्सपेंस बियर करें, हम कोई सस्ते वेयर हाउस को चूज करें, हम कोई इसको कॉस्ट कटिंग वाली साइड पे जाएं। तो ये सारा मकसद है इस सारी बुक कीपिंग अकाउंटिंग का। इवेंचुअल मकसद ये है कि हम बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएं क्लाइंट्स के लिए। हमारा ये मकसद है एज एन अकाउंटेंट्स कि हम बिजनेस ओनर्स को उनके बिजनेस की ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट करें कि ये आपके बिजनेस में हो रहा है। वरना तो बिजनेस चला रहे हैं वो ब्लाइंडली चला रहे हैं, हम उनको एक क्लियर इमेज देते हैं कि आपका बिजनेस ये चल रहा है, दैट्स इट। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। अब इसमें सबसे पहले हम क्विक बुक्स ऑनलाइन का सेटअप बनाएंगे, उसमें 2 ही लिंक्स हैं यहाँ पे मेंशन है, ये एक्सेल फाइल अपडेट होती रहेगी। अच्छा, इस सबसे पहला ये लिंक है, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन अप और साइन इन। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू अकाउंट,
मैंने फ्रेश ईमेल बनाया है फॉर दिस पर्पस। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास यूएस का नंबर है, मेरे पास था लेकिन मैंने अभी उसको यूज़ नहीं किया वीडियो में, कि मोस्टली के पास पाकिस्तान का नंबर होगा। अगर पाकिस्तान यूएस का नंबर है तो बेहतर है यहाँ पे यूएस का नंबर यूज़ किया जाए। उस पर कोड भेजेंगे और वो कोड यूज यूटिलाइज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आपके नंबर पे कोड आएगा। ये आपका अकाउंट साइन अप हो गया। उसके बाद दो चीज़ें आप हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक, यहीं से आपको वो एक और पेज पे ले जाए जहाँ पे आपको वो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन मांगे, या फिर ये पेज आ गया। अब अगर ये पेज आ गया ना, फिर आपने दूसरे लिंक पे जाना है। ये जो दूसरा लिंक है, अच्छा ये दूसरा लिंक है, इसमें सिंपल इस पे साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। कंटिन्यू। और ये आपसे फिर चीज़ें पूछेगा। मैं रैंडम नेम लिखता हूँ इस टाइम पे, क्लाउड अकाउंटिंग वन वी लेट्स यूज। ये सब रैंडम इंफॉर्मेशन थी, तो हम सिर्फ इसको साइन अप करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये हमारा अकाउंट सेटअप हो गया। अब इसके आगे फर्दर चीज़ें हम बाद में करेंगे। हमारे पास जो क्लाइंट्स की एक्सेस होगी वो यहाँ पे आ रही होगी ऑल क्लाइंट्स में, बट इससे फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।